हेलो। सुमित एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब अवश्य करें। मनी लॉन्ड्रिंग पर हमारी 2 भाग श्रृंखला के इस दूसरे भाग में हम पहले मनी लॉन्ड्रिंग के प्रभावों के बारे में बात करेंगे। इस तरह के प्रभावों को सबसे पहले सामाजिक प्रभाव कहा जाता है। सफल मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि आपराधिक गतिविधि वास्तव में भुगतान करती है। ये सफलता अपराधियों को अपनी अवैध योजनाओं को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि उन्हें लाभ बिना किसी डर व सजा के खर्च करने के लिए मिलता है। इसका मतलब है अधिक धोखाधड़ी, अधिक कॉरपोरेट गबन, सड़कों पर अधिक ड्रग्स से संबंधी अपराध और वैध व्यापार करने वाले लोगों की ओर से मनोबल का सामान्य नुकसान, क्योंकि वे कानून नहीं तोड़ते हैं और अपराधी जितना मुनाफा नहीं कमाते हैं। इसके साथ ही आर्थिक प्रभाव है। विकासशील देश अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग का खामियाजा भुगतते हैं, क्योंकि वे अभी भी अपने नए निजीकृत क्षेत्रों के लिए नियम स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था का सामना करने वाले अन्य प्रमुख मुद्दों में आर्थिक नीति में त्रुटियां शामिल हैं, जो कृत्रिम रूप से बढ़ाए गए वित्तीय क्षेत्रों से उत्पन्न होती हैं। अर्थव्यवस्था के विशेष क्षेत्रों में अवैध नकदी का भारी प्रवाह, जो धन शोधन के लिए वांछनीय है, झूठी मांग पैदा करते हैं और अधिकारी आर्थिक नीतियों को समायोजित करके इस झूठी मांग पर कार्रवाई करते हैं। जब लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाती है, या यदि कानून प्रवर्तन अधिकारी रुचि दिखाने लगते हैं, तो वह सब पैसा अचानक बिना किसी पूर्वानुमान के गायब हो जाता है और वित्तीय क्षेत्र डगमगाने लगते हैं। अब हम भारत में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों की ओर बढ़ते हैं। एक विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत को न केवल गंभीर रूप से चिंता महसूस होती है, क्योंकि हवाला लेन देन सहित मनी लॉन्ड्रिंग अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा कर रहा है, बल्कि इसलिए भी कि इस तरह की गतिविधियां देश की अवैध नशीली दवाओं की तस्करी और आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों में योगदान करती हैं। भारत ड्रग तस्करों और अन्य अपराधियों के लिए गोल्डन क्रिसेंट यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, और गोल्डन ट्रायंगल यानी म्यांमार, थाईलैंड और लाओस से एक पारगमन स्थल बन रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम 2002 के अधिनियमित होने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या को दूर करने के उपायों में शामिल प्रमुख कानून थे आयकर अधिनियम 1961, विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974, दैट इज कॉफी पोजा, द स्मगलर्स और फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976, the Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act 1985, बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2000। 2002 में संसद ने धन शोधन निवारण अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त
या शामिल संपत्ति की जब्ती के लिए अधिकार प्रदान करना है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को रिकॉर्ड बनाए रखना होता है जो लेन देन की प्रकृति और मूल्यों की विस्तृत जानकारी देते हैं, चाहे इस तरह के लेन देन में एकल लेन देन या जुड़े लेन देन की एक श्रृंखला शामिल हो, और जहां ये लेन देन 1 महीने के भीतर होते हैं। सीआरपीसी की धारा 468 के तहत 3 साल से अधिक के कारावास के साथ दंडनीय अपराध के लिए कोई सीमा अवधि नहीं है। इसलिए पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए कोई सीमा अवधि नहीं है। ईडी कितने भी वर्षों के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए अभियोजन शुरू कर सकता है। इसे और अधिक कठोर बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में पीएमएलए अधिनियम में कई संशोधन किए गए हैं। 2013 में मौद्रिक सीमा को दूर किया गया था। 2015 में अपराध की कार्यवाही की परिभाषा का विस्तार किया गया था ताकि निदेशालय को आरोपी के भारत में संपत्ति के बराबर मूल्य को संलग्न करने में सक्षम बनाया जा सके यदि आरोपी भारत से बाहर चला गया हो। इन सभी उपायों के साथ ये सवाल उठता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कोई जेल क्यों नहीं गया। धन शोधन के लिए भारतीय अभियोजन नेटवर्क में अपराधी को छोड़कर सभी तत्व मौजूद हैं। जुलाई 2005 से 12 वर्षों में जब प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम को संचालित करने के लिए कहा गया था, केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा के अवैध उपयोग के खिलाफ भारत की प्रमुख अभियोजन एजेंसी ने कड़ी कोशिश की है, लेकिन ये एक विस्तृत न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम में कामयाब नहीं हुई है। अभियोजन एजेंसियों के बीच अंतर एजेंसी समन्वय और कर्मचारियों की कमी है। ईडी एक दशक में मनी लॉन्ड्रिंग से संदिग्ध वृद्धि के रूप में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का पता लगाने में कामयाब रहा है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ उन लोगों को सफलतापूर्वक अदालत में जोड़ना बाकी है। ये संख्या प्रभावशाली लगती है, लेकिन इस अपराध के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग एजेंसी FATF द्वारा लगाए गए अनुमान के खिलाफ ये कुछ भी नहीं है। FATF का अनुमान है कि उसके सदस्य देशों के सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक राशि काले धन में है, जो लगभग भारत के लिए 120,000 करोड़ रुपए है। प्रवर्तन निदेशालय के पास 2 कानून हैं जिसके तहत वे अपराधियों पर मुकदमा चलाता है। उनमें से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में कोई आपराधिक दायित्व नहीं है। ये पुराने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का एक अवशेष है जो उस समय तैयार किया गया था जब भारत विदेशी मुद्रा की भारी कमी का सामना करता था। केवल धन शोधन निवारण अधिनियम है जिसके माध्यम से ईडी अब अपने जनादेश को लागू करता है। अधिनियम का पारित होना 2010 में 37 देश FTA में शामिल होने के लिए भारत का पासपोर्ट था। अधिनियम में 28 प्रकार के अपराधों की एक लंबी सूची है जिन्हें अपराध के रूप में माना जाता है, जिनमें वन्य जीवों में प्रदूषण और व्यापार शामिल है। ऐसे अपराधों पर तालमेल लाने के लिए कई अधिनियमों में संशोधन करना पड़ा है। हालांकि ईडी भारत में वित्तीय एजेंसियों के रिकॉर्ड से गलत गतिविधियों के सबूत इकट्ठा करने में काफी सफल है, लेकिन
उन्हें विदेशों में इतनी सफलता नहीं मिली है। अधिकांश मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में विदेशी लिंक है। उदाहरण के लिए विजय माल्या के मामले में ईडी आश्वस्त है कि एक वैध पीएमएलए अपराध है, जबकि पीएमएलए के तहत बैंक ऋण ना चुका पाना कोई अपराध नहीं है, पर देश से भागना अपराध है। परिणाम स्वरूप निदेशालय ने माल्या को भारत छोड़ने के लिए गिरफ्तारी में मदद करने के लिए इंटरपोल से कहा है। भले ही भारत ने माल्या के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के सभी अदालती मामले में जीत हासिल की है, फिर भी उसे निर्वासित किया जाना बाकी है। ये एक कठिन मामला है। भारत और विदेश दोनों में मनी लॉन्ड्रिंग चार्ज पर एक रूप से सहमति होनी चाहिए। अगर विदेश की अदालत इस मामले को तय कर लेती है और बचाव पक्ष को जाने दिया जाता है, भारत में भी किया गया मामला निरस्त हो जाता है। यहां की विशेष अदालतों को ऐसे व्यक्ति की संपत्ति वापस करनी होती है। एफएटीएफ के इस प्रावधान के विरुद्ध भारत ने 2011 के बाद से आपत्ति जताई है, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं है। दोषियों की अनुपस्थिति में ईडी ने माल्या की तरह हाई प्रोफाइल मामलों के लिए खुद को अधिक बार खबरों में पाया है, लेकिन चार्जशीट नामित अदालतों में एक साथ लाया जाना चाहिए। पीएमएलए के तहत ईडी प्राथमिक चार्जशीट का उत्पादन नहीं कर सकता है। पहला मामला बनाने के लिए आयकर या सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करनी पड़ती है। भारतीय जांच एजेंसियों मामलों की जानकारी साझा करना पसंद नहीं करती हैं, इसलिए आरोप पत्र में काफी विलंब होती है। आंकड़े बताते हैं कि ईडी 11 वर्षों में केवल 173 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने में कामयाब रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस पर नजर रखना एक जटिल अभ्यास है। मामलों का प्रभाव गहरा जाता है और इसे केवल सफेद पोश अपराधियों, व्हाइट कॉलर क्राइम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ये भी सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है कि एक्शन प्लान द्वारा आवश्यक कानूनी, विनियामक और परिचालन सुधारों को लागू किया जाए। इसकी अनुपस्थिति में अधिकांश देशों के धन शोधन मामले में निपटने का रिकॉर्ड निराशाजनक है। यही कारण है कि एफएटीएफ एक बड़ी उपलब्धि के रूप में कहीं भी एक भी सफल अभियोजन पर जोर देने के लिए उत्सुक है। ईडी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा आपूर्ति किए गए डेटा के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जो लेन देन के संदेह के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ट्रैक करता है। अपराधी ट्रैकिंग सिस्टम ई-डॉट और नेशनल रिस्क असेसमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम उन चरणों का पता लगाता है जिन पर अपराध निहित है। शेयर बाजार अपने बिजली के तेज व्यापार प्रणाली के लिए मनी लॉन्ड्रर्स के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। अदालतों ने संदिग्ध अपराधियों के लिए अच्छा समय रखते हुए विरोधाभासी आदेश पारित करके मदद नहीं की। भारत ने इस मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए कई तरह के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग उपाय किए हैं, लेकिन इन उपायों में कहीं न कहीं कुछ खामियां हैं। ऐसी समस्याओं में से सबसे पहले प्रौद्योगिकी का विकास है। इतनी बड़ी गति से प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ ही धन शोधन करने वालों के लिए साइबर फाइनेंस तकनीकों द्वारा अपराध की आय की उत्पत्ति को स्पष्ट करना संभव हो गया है। प्रवर्तन एजेंसियां
बढ़ती प्रौद्योगिकियों की गति के साथ मेल खाने में सक्षम नहीं है। दूसरी, समस्या के बारे में जागरूकता की कमी है। मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। आम जनता के बीच इसकी अनभिज्ञता उचित धन शोधन विरोधी उपायों के कार्यान्वयन के लिए एक बाधा है। गरीब और अनपढ़ लोग बैंकों में लंबे समय तक कागजी लेन देन से गुजरने के बजाय हवाला प्रणाली को प्राथमिकता देते हैं, जहां कम जटिलताएं और औपचारिकताएं होती हैं, बहुत कम या कोई दस्तावेज नहीं, कम दर, और वे सुरक्षा और गुमनामी भी प्रदान करते हैं। ऐसे लोग इस अपराध की गंभीरता और इसके देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होने के बारे में नहीं जानते हैं। तीसरा, केवाईसी नॉर्म्स के उद्देश्य की पूर्ति न होना। आरबीआई ने बैंकों को मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्त पोषण गतिविधियों के लिए अपराधियों द्वारा इस्तेमाल से रोकने के उद्देश्य से केवाईसी मानदंडों की नीति जारी की है। हालांकि यह हवाला लेन देन की समस्या से नहीं बचाता है या समाप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि आरबीआई उन्हें विनियमित नहीं कर सकती है। इस तरह के मानदंड केवल एक मजाक है, क्योंकि कार्यान्वयन एजेंसियां इसके प्रति उदासीन हैं। बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा बैंकों को अपने मापदंड को कम करने के लिए मजबूर कर रही है। इस प्रकार मनी लॉन्ड्रर्स को इन बैंकों का उपयोग करने की सुविधा मिल जाती है। चौथा, हमारे देश में व्यापक तस्करी है। तस्करी का सामान जैसे खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की पेशकश के लिए भारत में कई ब्लैक मार्केट चैनल हैं, जो नियमित रूप से काले बाजार का व्यापार करते हैं। काले व्यापारी नकद लेन देन में सौदा करते हैं और कस्टम करों से बचते हैं। इस प्रकार नियमित व्यापारियों की तुलना में बेहतर कीमतों की पेशकश करते हैं। सरकार के उदारीकरण के बाद हालांकि इस समस्या को कम किया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से दूर नहीं किया गया है और अभी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। पांचवी समस्या व्यापक प्रवर्तन एजेंसियों की कमी है। मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये कई अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग साइबर अपराधों, आतंकवादी अपराधों, आर्थिक अपराधों आदि से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अलग अलग विंग हैं। ऐसी एजेंसियों में आपस में अभिसरण की कमी है। मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा, जैसा कि हमने देखा है, एक सीमाहीन दुनिया है, लेकिन ये एजेंसियां अभी भी राज्यों के कानूनों और प्रक्रियाओं के साथ फंस गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से निपटना एक गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें शामिल अपराधी अपने अवैध इरादों को हासिल करने के लिए लगातार नए तरीके खोज रहे हैं। इसके अलावा चूंकि विभिन्न देश धन शोधन से निपटने के अपने उपायों को मजबूर करने के लिए कई समझौतों और सम्मेलनों में प्रवेश कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रर्स उन देशों को निशाना बना रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं जो कमजोर हैं और जिनके पास अपराध से निपटने के लिए पर्याप्त कानून नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग में ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो प्रकृति में अंतरराष्ट्रीय हैं। इसलिए एक प्रभाव बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी देश सख्त और जहां तक संभव हो समान कानून लागू करें, ताकि धन शोधनकर्ताओं के पास अपराध की अपनी आय को वैध करने का कोई स्थान न रहे। क्योंकि राज्यों को यह तय करने में कोई बाध्यता नहीं है
कि किन अपराधों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपराध के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए धन शोधन विरोधी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए सामंजस्यपूर्ण प्रयासों में कोई सहमति नहीं है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्या को हल करने के लिए आम विधेय अपराधों को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के ट्रांसनेशनल चरित्र को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा अन्य देशों में वित्तीय गोपनीयता का प्रावधान एक मुद्दा है। राज्य इन गोपनीयता के साथ समझौता करने में असमर्थ है। कई लोगों की राय है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक पीड़ित रहित अपराध है। वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए इस तरीके के अपराध के हानिकारक प्रभावों से अनजान है। इसलिए ऐसे लोगों को शिक्षित करने और उनके बीच जागरूकता पैदा करना और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों के प्रति सतर्कता की भावना को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ये बेहतर कानून प्रवर्तन में भी मदद करेगा, क्योंकि ये सार्वजनिक जांच के अधीन होगा। अंत में धन शोधन विरोधी उपायों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र और राज्य के बीच एक उचित समन्वय होना चाहिए। उसके लिए दोनों के बीच की खींचातान को दूर किया जाना चाहिए। कानून न केवल केंद्र की जिम्मेदारी होनी चाहिए, बल्कि इसे राज्य स्तर पर भी लागू किया जाना चाहिए। कानून जितना अधिक विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड होगा, उतनी ही बेहतर पहुंच होगी। इसलिए एक प्रभावी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग शासन के लिए हमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर सोचना होगा। 2 भाग श्रृंखला के इस दूसरे वीडियो को अब विराम देते हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। किसी भी मौलिकता का दावा नहीं किया जाता है। मैं उनके द्वारा की गई जानकारी के लिए सभी मीडिया और कानूनी वेबसाइटों का आभार व्यक्त करता हूं। इस वीडियो का उद्देश्य विषय पर परीक्षा के सवालों के जवाब देने के लिए उम्मीदवारों को तैयार करना है। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे पिछले या भविष्य के वीडियो से वंचित ना रहें। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।